सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षावाणी। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा हमने, और उसके बाद हमने डाइजेशन पढ़ा, हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, और फिर हमने एब्जॉर्प्शंस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। तो आज हम पढ़ेंगे अपना एक्सक्रीशन, मतलब खाना क्या होता है, उसको डाइजेस्ट होना, उसको सब इस जगह पूरी बॉडी में जाना और फिर वेस्ट मटेरियल का रिमूव आउट हो जाना। ठीक है। तो जैसे हमने सारे टॉपिक्स पढ़े, तो हमने दो पार्ट में पढ़े थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पहले हम इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है, प्लांट्स में एक्सक्रीशन। पहली बात, हमने जो भी प्रोसेस पढ़े प्लांट और एनिमल्स में, तो कंपैरेटिवली एनिमल्स में सब चीज़ फास्ट होते हैं देन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में सारे प्रोसेसेस स्लो होंगे, तो इसमें जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा वेरी स्लो। ठीक है। और इन वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब बहुत धीरे होगा और कम मात्रा में होगा। तो ये प्लांट्स में आता है। और वही हम एनिमल्स में देखें तो वेस्ट मटेरियल भी हमारे पास, उसका अमाउंट भी ज़्यादा रहता है और प्रोसेस भी बहुत जल्दी चलती है। जैसे हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने उससे पहले हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा, उससे पहले डाइजेशन पर। तो हमने देखा कि हमारी बॉडी में सब कुछ फास्ट होता है कंपेयर टू प्लांट्स। ठीक है। तो इसमें कुछ जैसे हमने पढ़ा, प्लांट्स के लिए कोई भी अलग से ऑर्गन नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग ऑर्गन है। जैसे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्ट है, तो उनके पास तो अपने अलग अलग पॉइंट्स पे प्लांट्स बनाते हैं खाना अपना। हमारे पास लंग्स है, वो अलग अलग जगहों से लेते हैं खाना। तो हमारे पास तो ऑर्गन्स है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स है एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन प्लांट्स के पास नहीं है। ठीक है। तो प्लांट्स के पास कुछ मेथड्स हैं जिससे वो करता है। हमने पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? लीव्स में। अगर प्लांट का लीफ ब्रॉड है तो उसमें सिर्फ नीचे साइड पाया जाएगा, क्योंकि वाटर का लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। और दूसरी जगह हम देखें कि जो पतली नैरो लीव्स होती है, तो उसमें फिर दोनों साइड इक्वल अमाउंट में स्टोमेटा पाई जाती है। तो ये हमारे लीव्स में पाए जाएंगे। हर्ब्स, कहें ग्रीन स्टेम्स, इन सब में हमारे स्टोमेटा पाए जाते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था जो वुडी स्टेम्स होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनके स्टेम्स वुडी होते हैं, उनके पास क्या होता है? लेंटिकल्स। ठीक है। हमने पढ़ा था स्टोमेटा लीव्स के पास ये सब होते हैं जो गैसेस के एक्सचेंज होते हैं। फिर हमारे पास लेंटिकल्स होते हैं, वहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं। उसके बाद हमने सॉइल में पढ़ा था, सॉइल में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है। जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा वहीं पे हमारा एक्सक्रीशन भी उनका हो जाएगा। देख कैसे? जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हमारे रेस्पिरेशन का जस्ट उल्टा होता है। हमने जाना था, यहाँ आता है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में हमारा वेस्ट मटेरियल क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है। और रेस्पिरेशन में हमारा वेस्ट मटेरियल क्या होता है? CO2 प्लस H2O। तो हमने देखा कि यहाँ पे O2 निकल रहा है, यहाँ पे CO2 निकल रहा है, यहाँ पे H2O निकल रहा है। हमने देखा जब स्टोमेटा में गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक तरीके से वो तो एक्सक्रीट ही कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें ये सब निकल गया तो ये एक्सक्रीशन हो जाएगा इनका, और फोटोसिंथेसिस में ये निकल गया तो ये इनका एक्सक्रीशन हो जाएगा। ये हमारा डे टाइम में होगा और ये हमारा नाइट में CO2 निकलेगा।
और वाटर हमारा ऑल टाइम निकलता रहेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन तो डे टाइम में निकल गया। हमने देखा कि स्टोमेटा, लेंटिकल्स और सॉइल ये सब क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। रेस्पिरेशन में हमारे पास वेस्ट मटेरियल ये सब है, तो ये एक्सचेंज किया तो वेस्ट मटेरियल ही ना हमारा गया। ठीक है, तो ये एक्सक्रीशन हो गया। जैसे स्टोमेटा में जब ऑक्सीजन निकालना है तो गैसेस का एक्सचेंज होकर ऑक्सीजन निकल जाएगा। जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालना है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाएगा ग्रीन स्टेम्स और लीव से बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, इनके पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था लेंटिकल्स के बारे में, जो वुडी स्टेम्स होते हैं उनके पास लेंटिकल्स होते हैं जिससे वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जब उनको जब CO2 एक्सचेंज और ये करना हो तो वो तो निकाल ही सकते हैं। फिर हमारे पास आ गया सॉइल। जैसे हम सॉइल ने रूट्स के हेयर ने जो एपिडर्मिस के लिए आ जाती है तो फिर रूट हेयर कहलाती है। तो रूट हेयर जब ऑक्सीजन को लेता है तो उसी से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, उसी से वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो इनके पास अलग अलग मेथड्स हैं, इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। ठीक है, तो हाँ, अब हमने जो O2 और CO2 की बात कर ली, हमारे पास आ गया अब H2O। H2O के लिए हमने पढ़ा था कि कोई कोई प्लांट्स के लीफ में स्टोमेटा नीचे साइड होता है जो बड़ी होती है, ब्रॉड लीफ होती है, जो पतली लीव्स होती है उसके दोनों साइड बराबर होता है। ठीक है, वेस्ट वाटर का लॉस वहाँ से भी हो सकता है और ऐसे नॉर्मल वाटर का लॉस भी हो सकता है। तो वेस्ट वाटर वहाँ से भी जा सकता है, वेस्ट वाटर इन सब डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्लांट्स का। और इसमें कुछ और तरीके भी होते हैं इनके पास। जैसे हम कहें गम्स, रेजिन्स, रेफिड्स वेस्ट मटेरियल है जो फ्रूट्स के अंदर जाता है, फ्रूट्स में स्टोर होता है। गम हमारे पास क्या हो गया कि कोई कोई पेड़ का तना होता है जिसमें से गम निकलता है। ठीक है, तो वो उससे वेस्ट मटेरियल निकलता है। रेजिन्स निकलते हैं, रेजिन्स वेस्ट मटेरियल होता है। तो ये अलग अलग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन सब तरीक़ों से ही निकले, लेकिन गम से, रेजिन से, रेफिड्स से हम लोग के पास वेस्ट मटेरियल, प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं। और इसके बाद हमारा एक और है कि प्लांट की जो डेड लीव्स, डेड बार्क्स और उसके बाद राइप फ्रूट्स, इनसे भी वेस्ट मटेरियल निकलता है। इससे तो हमारा निकल गया स्टोमेटा से, लेंटिकल से, सॉइल से, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। एक तरीके से तो हमने एक्सक्रीशन ही किया ना, जो हमको नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन और चीज़ें भी होती है जैसे गम्स, रेजिन्स, रेफाइट्स, ये सब पेड़ के तनों से निकलते हैं। ठीक है, और ये हमारे फ्रूट्स में जाके स्टोर हो जाते हैं रेफाइट्स और फिर निकल जाते हैं। फिर हमारा आ गया डेड लीव्स, डेड बार्क्स और राइप ऑफ फ्रूट्स। मतलब जो लीव्स हमारा डेड हो चुका है, मर चुका है, उसमें जाके ना वो स्टोर होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। जब पूरा स्टोर हो जाते हैं तो पेड़ उन पत्तियों को झड़ा देती है, नीचे गिरा देती है। फिर डेड बार्क्स, जो ज़रूरी नहीं है बार्क्स का, जो बार्क ऊपर की आगे की है जो ख़राब हो गई है, जो डेड हो गई है, वो निकल जाती है। जो फ्रूट्स पक जाते हैं उसमें भी वेस्ट मटेरियल जाता है इनका, वो फिर नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें एक जगह जाके स्टोर हो रही है, स्टोर होने के बाद पेड़ उन पार्ट को गिरा देता है, जैसे लीव्स गिर गए, फ्रूट्स गिर गए, डेड बार्क्स गिर गए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्लांट्स का। हम एनिमल्स का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं।
अगली वीडियो में तो मैं तो आपको नेफ्रॉन के बारे में बताऊंगी और किडनी के इनर स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, लेकिन हम अभी ह्यूमंस के बारे में ओवरव्यू लेते हैं कि उनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। ह्यूमंस आई मीन्स एनिमल्स। अब हम आ गए एनिमल्स पर। ठीक है, एनिमल्स में हम सेम यूनिसेलुलर से ह्यूमंस तक चलता है। पहले हमारा आ गया अमीबा, फिर हमारा है अर्थवॉर्म, फिर हम ले लेते हैं ह्यूमंस। अमीबा को अगर नाइट्रोजनस वेस्टेज को बाहर निकालना है नाइट्रोजनस वेस्ट, तो उनके पास होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजनस वेस्टेज के लिए, और नॉर्मल गैसेस के डिफ्यूजन के लिए उनके पास होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से उनके गैसेस का डिफ्यूजन होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। अगर नाइट्रोजनस वेस्टेज है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है। अर्थवॉर्म के पास दो चीज़ें होती हैं, उनके पास उनकी मॉइस्ट स्किन, पहली हो जाएगी उनकी मॉइस्ट स्किन जो डिफ्यूजन में मदद करता है, और दूसरी उनके पास हो गई नेफ्रिडिया जो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और जब हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी वेस्ट मटेरियल होते हैं CO2, यूरिया। CO2 तो हमने जान लिया कि हम लंग से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वहीं पे हमारे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये तो हमारा होता है लंग्स में। और बात करें यूरिया की, यूरिया में हमारा हो जाएगा हमारे किडनी में। ठीक है, तो पहले हम लंग्स से वेस्टेज के निकलने की बात पढ़ेंगे, उसके बाद किडनी का ओवरव्यू लेंगे। लंग्स से हमारा क्या जाता है CO2। जैसे मान लीजिए ये हमारा लंग्स है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी बहुत पतली पतली, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। हमने जब ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि राइट साइड से राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है बाय द हेल्प ऑफ, कौन लेके जाता है उसको, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी उसको कहाँ लेके जाती है, लंग्स में। लंग्स में क्यों, क्योंकि उसके पास पहले क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास है तब ये एल्वुलाई के पास जाता है, और एल्वुलाई के पास जो ऑक्सीजन जो इसने सांस के द्वारा ली थी, नोज, जो इसने सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन ली थी वो यहाँ तक आता है। यहाँ पर आने के बाद एल्वुलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है।
ठीक है। और इसके बाद हमारी जो गैस है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाती है, ठीक है। और ये अगर ऑक्सीजनेटेड हो गई तो इसके बाद अब CO2 बचा। अब CO2 क्या होता है, जिस हिसाब से हमने जिस नाक से सांस ली, जिस नॉस्ट्रिल से अंदर गया, जिस प्रोसेस से अंदर गया, उसी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। हमने सांस ली, सांस मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, और हार्ट से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है यहाँ पे। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसके पास CO2 है। CO2 यहाँ गया तो यहाँ पे जाके गैसेस का एक्सचेंज हुआ। अब इसके पास CO2 है, अब CO2 है इसके पास, और जो हमारी ब्लड वेसल्स है, और उसमें अब हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन होने का मतलब है कि अब इसके पास CO2 है। अब CO2 जिस प्रोसेस से हमने सांस लिया था, ऑक्सीजन लिया था, उसी प्रोसेस से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे। और फिर जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, वो फिर हमारे राइट आर्टरियम में आके, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आके, फिर हमारे पास आयोटा से पूरी बॉडी में चली जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारे CO2 का निकलने का, जो लंग्स से जाती है। हमारे पास दो मेजर एक्सक्रीशन करते, दो मेजर प्रोडक्ट होती है हमारे पास, जो है CO2 एंड यूरिया। तो अभी हमने CO2 के बारे में पढ़ा, जो लंग से है, यहाँ पे आके गैसेस का एक्सचेंज होता है। जिस प्रोसेस से हमने ऑक्सीजन लिया, उसी प्रोसेस से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। और जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो फिर पूरी बॉडी में हार्ट उसको पहुँचा देता है, उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे लंग्स का। अब हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। तो ये तो हमारा था लंग्स के लिए, लेकिन अगर हम अपना मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम माने तो वो हमारे में आता है, जिसमें है 2 किडनी। अब हमारे पास है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। 2 किडनी होती है हमारे पास। किडनी के बाद 2 हमारे पास यूरेटर होती है, और यूरेटर के बाद हमारे पास एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। और ये होगा हमारे पास यूरेट्रा, ठीक है। हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेट्रा होती है। एक्सक्रीशन हम लंग से भी करते हैं, उसमें हम CO2 निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर हम मेन बॉडी का एक्सक्रीशन का बात करें तो वो हमारी किडनी से होती है, ठीक है। हमारी बॉडी के बैक पे होती है। जैसे अगर हम ह्यूमन का बात करें, कमर से ऊपर यहाँ पे हमारी बीन शेप में किडनी पाई जाती है, पीछे साइड, बैक साइड, जस्ट अबव द वेस्ट। बीन शेप्ड, जस्ट अबव द वेस्ट। पीछे साइड, कमर से ऊपर हमारे पास 2 किडनी होती है, वहीं पे हमारा एक्सक्रीशन मतलब यूरिन बनता है, फिर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। इसमें हमारे पास 2 ब्लड वेसल्स आती है, एक रेनल आर्टरी आती है और एक रेनल वेन आती है। रेनल किडनी का दूसरे नाम है, किडनी का दूसरा नाम है। किडनी नहीं बोलना चाहे तो उसको रेनल बोल सकते हैं, रेनल ना बोलना चाहे तो किडनी बोल सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा 2 बीन शेप्ड होती है, तो हम पहले किडनी बनाएंगे।
ठीक है। अब हमारे पास आएगी एक रेनल आर्टरी और एक रेनल वेन। रेनल आर्टरी मैं ब्लू से बना रही हूँ, ब्लू का मतलब है कि वो इसमें इम्प्योरिटीज़ है। ये हमारी रेनल आर्टरी जो ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ है उसको लाती है किडनी के पास। अच्छा, किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का डायग्राम हम अगली क्लास में देखेंगे और किडनी का इनर स्ट्रक्चर भी। तो ये हमारी हो गई रेनल आर्टरी जो एक आएगी और दोनों किडनी में चली जाएगी। लेफ्ट रेनल आर्टरी लेफ्ट किडनी तक, लेफ्ट रेनल आर्टरी लेफ्ट किडनी में जाएगी और राइट रेनल आर्टरी राइट किडनी में जाएगी। और फिर इसके बाद हम बनाएंगे अपना रेनल वेन। ठीक है। ये हमारे पास रेनल वेन हो गई, ये हमारे पास रेनल आर्टरी हो गई, ये हमारी किडनी हो गई। तो हमने देखा था हमारे पास दो किडनी है, मैंने दो कैपिलरी दो ब्लड वेसल्स बना दिए। अब हमारे पास है दो यूरेटर। ये हमारे पास हो गई यूरेटर। ठीक है, अब हम नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारी हो गई किडनी, ये हमारी हो गई यूरेटर, ये हमारी हो गई रेनल आर्टरी, ये हमारी हो गई रेनल वेन, ये हमारी हो गई यूरिनरी, ब्लैडर हमारी हो गई, फिर ये यूरेट्रा। और इसी एरिया में हमारे पास एक मसल होता है, मसल्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ब्लड हमारे पास इस रेनल आर्टरी से हमारे दोनों किडनी में जाएगी, फिर दोनों किडनी से
जो वेस्ट मटेरियल है वही हमारे यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, वरना जो इम्प्योरिटीज़ तो आ गई, लेकिन अब जो प्योर चीज़ है, जो ब्लड अब साफ़ हो गया है, वो रेनल वेन हमारी वापस लेके चली जाएगी, पूरी बॉडी में वो चला जाएगा प्योर ब्लड। ठीक है, तो हमारे किडनी के अंदर यूनिट, उसका फंक्शनल यूनिट स्ट्रक्चर है उसका नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से, अबाउट 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन से हमारी किडनी बनती है। ठीक है, अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन combined to make a kidney। ठीक है, तो अबाउट मिलियन वेन्स होती है उसमें जो किडनी बनाती है। ठीक है, अब इसके पास जैसे मैंने बोला कि उसका यूनिट स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें उसके आसपास ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है, जो उस एरिया से जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो निकल जाती है बाहर, और जो हमारे पास प्योर चीज़ होती है जो हमें लगता है कि नहीं इसकी ज़रूरत, वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया किडनी के बारे में। रेनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आया, लेफ्ट वाला लेफ्ट में गया, राइट वाला राइट में गया, और रेनल वेन से जो हमारे पास प्योर चीज़ बच गया, जो ब्लड ने रीअब्जॉर्ब कर लिया, जो वेस्ट मटेरियल था जो रीअब्जॉर्ब कर लिया, और जो प्योर हो चुका है ब्लड हमारा, वो हमारी रेनल वेन से फिर चला जाता है लेफ्ट रेनल वेन से और फिर राइट रेनल वेन से। और जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारा आता है ये यूरेटर से, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर हमारे यहाँ होता है यूरेटर जहाँ से ये निकल जाता है यूरिन, और फिर हमारे पास आता है मसल्स। यहाँ पे ऐसे मसल्स पाए जाते हैं जो यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा ख़त्म हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो ओवरव्यू था। अगले वीडियो में किडनी के इनर स्ट्रक्चर के बारे में और फिर उसके बाद नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाऊँगी। आई होप यू ऑल लाइक इट।